राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सभी। आज है हमारा 45 डे स्मार्ट वर्क का 19वां दिन। आज बात करेंगे मॉडल पेपर प्रश्न संख्या 1 के तीसरे की, जो आपकी तीसरी प्रश्नावली से संबंधित है और उनसे संबंधित लेंगे कुछ सवाल। तो बने रहे वीडियो के साथ, क्योंकि यहीं से आने वाला आपका बोर्ड का प्रश्न। चलो लेते हैं मॉडल पेपर का प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य कितना है। 54 रुपए है, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखे। अब देखो 9 पेंसिल है, 8 पेन है, इन सब का मूल्य कितना है, 54 रुपए। आपको बीजगणित के रूप में लिखना है, तो हल ज्ञात करते सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आपने मान लिया x। क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब मुझे बताओ एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 9 पेंसिलों का कितना होगा, 9x होगा। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य ये मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे भाई। तो एक पेन का मूल्य भाई रुपए है, तो 8 पेन का कितना हो गया, 8 भाई। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न कह रहा है कि आपने कितनी पेंसिल खरीदी, 9 पेंसिल। अब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 9 पेंसिलों का कितना हुआ, 9x। फिर टोटल रुपए कितने दिए आपने, 54। कितने, 9 पेंसिलों और 8 पेन का मूल्य, तो 9x प्लस क्या करेंगे 8y, क्या करेंगे 8y बराबर टोटल रुपए कितने दिए आपने, टोटल रुपए दिए 54। तो ये बन गया आपका बीजगणितीय समीकरण। और इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो वो भी सही होगा आपका, 9x प्लस 8y, ये प्लस की संख्या इधर आई तो -54 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका बीजगणित रूप। ये क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। तो ये मॉडल पेपर का प्रश्न है। अब लेते हैं कुछ अपने सवाल। तो देखो सवाल है आपके पास में, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर दे रखा है -3 और y बराबर दे रखा है 2। और समीकरण, इस समीकरण का जो है x और y के इनका एक हल है। क्या दे रखा है, एक हल है। चलो तो मान रखते हैं, पहले आपको समीकरण दे रखा है 2x प्लस ky इक्वल टू 4। x का मान आपको लगाना -3, तो 2 का 2 लिखता हूं, x का मान लगाता हूं -3। चलो प्लस k का k और y का मान लगाना है मुझे, कितना लगाना है 2। चलो 2 लगा देते हैं, लगा दिया। चलो अब आपको पता है 2 तिया होते हैं 6, 2 तिया कितने होते हैं 6 होते हैं, और माइनस प्लस होता है आपका माइनस प्लस का प्लस। 2 को k से गुणा करोगे तो जाएंगे आपके 2k इक्वल टू कितना है 4, माइनस के 6 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ बचेंगे 2k इक्वल टू 4, और माइनस के 6 उधर गए तो प्लस के 6 और 4 हो जाएंगे आपके 10। कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। चलो अब आपको पता है k और 2 के बीच में क्या है, गुणा है, और गुणे की संख्या कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है। तो k इक्वल टू आपका आ जाएगा 10/2, और k का मान आपके पास कितना आएगा, 2 का भाग तो आपको आता ही है, 10 में कितनी बार दोगे, 5 बार दोगे। कितनी बार दोगे, 5 बार। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलो आगे आपके पास में सवाल जो बोर्ड में सीधा सीधा छपने वाला है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो सवाल कह रहा है आपको 5 वर्ष पूर्व। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आपकी वर्तमान आयु 15 साल है, तो 5 साल पूर्व आप कितने साल के थे, 5 साल पहले कितने साल के थे आप। अभी आप 15 साल के हो, तो 5 साल पूर्व आप थे 10 साल के, ठीक है। तो 5 आपने क्या किए, माइनस किए। इसी तरह आप मान लेंगे कि नूरू की आयु x है और सोनू की आयु क्या है, y। तो इसमें से भी 5 घटाएंगे, इसमें से भी क्या करेंगे, 5 घटाएंगे। चलो तो माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, चलो वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, वर्तमान आयु मान ली x। और सोनू की, किसकी, सोनू की वर्तमान आयु मान ली हमने y। क्या मान ली है, वही मान ली। अब 5 वर्ष पूर्व, अब देखते हैं 5 वर्ष पूर्व जो थे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व देखेंगे नूरी की आयु, तो वो कितनी थी भाई, आज 15 साल की है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 5 घटाएंगे। इसी प्रकार सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या करेंगे, इसमें से भी क्या करेंगे, 5 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व कह रहा तो घटाएंगे, और 5 वर्ष बाद कहता तो क्या करते, जोड़ते। चलो अब ये कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो प्रश्न अनुसार ये कह रहा है आपको कि
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु की, ये सोनू की आयु है, सोनू के आयु की कितनी गुनी है 3, तो इसको 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलो ये बनेगा आपका समीकरण, इसको आगे हल करते हैं। x माइनस 5 का तो x माइनस 5 आएगा बराबर 3 को y से गुणा करोगे 3y और 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15, तो ये हो जाएंगे आपके 3y और यहाँ माइनस है ये प्लस है तो ये आ जाएंगे माइनस के 15, और अगर 3y को इधर लाओगे तो जाएंगे माइनस के x माइनस 3y, ये माइनस 5 यहाँ पहले से है और माइनस 15 को लेके आओगे तो जाएंगे 15 प्लस के और बराबर आपका बचेगा 0। x का x माइनस 3y का 3y और 15 में से 5 जाएंगे तो आपको पता ही है, तो हर बच्चे को पता है कि 15 में से 5 के पीछे बचे 10 बराबर 0, तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप और बीजगणितीय समीकरण के रूप में इसको बदल दिया है। चलो देखो परीक्षा में आने वाला सवाल है, ध्यान से समझना, इस प्रकार का सवाल आ सकता है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, 12 रुपए। अब ये कह रहा है कोई पुस्तकालय है वो बच्चों को किराए पर पुस्तकें देता है और उसके प्रथम 3 दिनों का किराया तो फिक्स है और 3 दिनों का किराया कितना है, 12 रुपए। अब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 5 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 5 रुपए। राकेश को 10 दिनों तक पुस्तकें रखने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। अब राकेश कोई बच्चा है जो पढ़ने वाला होशियार बालक है, ठीक है, उसको 10 दिनों तक पुस्तकें चाहिए किराए के लिए, तो वो कितने रुपए देंगे। अब देखो आपको पता है 3 दिनों का किराया तो कितना है, 12 रुपए, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए। तो आप देखो 3 दिनों का तो कितना हो गया 12, पीछे कितने दिन बचते हैं 7, तो प्रत्येक दिन का किराया 5 रुपए, तो 7 दिनों का कितना हुआ 35 और 12 आपका कितना हो जाएगा 47 रुपए। अब ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर, ये तो क्या हो गया डायरेक्ट आंसर, लेकिन हमें तो परीक्षा में तो लिखना पड़ेगा, विधि से करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, आओ देखो करते हैं सवाल। देखो हल करते हैं इसका। तो मतलब प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है 12, तो प्रथम 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का किराया, ये आप मान लो इसको x और ये आपका 12 रुपए, कितना है 12 रुपए। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, और वो आपका y है, और ये कितना है अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 5 रुपए, कितना है 5 रुपए। अब आपको याद करना है कि 10 दिनों तक राकेश ने पुस्तक किराए पर ली है, उसको कितना किराया देना पड़ेगा, तो प्रश्न अनुसार। अब देखो आपको पता है प्रथम 3 दिनों का किराया, अब 3 दिनों का किराया कितना है x, 3 दिनों का किराया कितना है x, टोटल कितने दिन है 10, तो 3 दिनों का x है तो पीछे कितने दिन रहे 7, और प्रत्येक दिन का किराया कितना है y, तो 7 y होगा। चलो मान लगाते हैं, x का मान है आपके पास 12 प्लस 7 का 7 इंटू y का मान है आपके पास में 5, 5 को 7 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 7 पंजा 35, और 35 और 12 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 47 रुपए, कितना आएगा 47 रुपए। तो राकेश को 10 दिनों तक पुस्तक किराए पर लेने के लिए उसको कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, 47 रुपए अदा करने पड़ेंगे। इस सवाल को करने का प्रयास करो, देखते हैं किस किस का सवाल सही होता है, किस किस का गलत होता है। जिसका सही हो वो कमेंट में कर देना यस सर हो गया है, और जिसका गलत होगा वो थोड़ी कमेंट करेगा, लेकिन कमेंट कर देना फिर भी हाँ सर सही हो गया है क्योंकि आपने करवा दिया था। चलो देखते हैं अब कौन कौन कमेंट करता है इस सवाल को करने के पश्चात। ट्राई करो, चलो कर दिया आपने ट्राई, अब सवाल करवाते हैं। देखो इससे संबंधित सवाल कैसे कैसे आने वाले मैं एक बार बता देता हूँ, क्या क्या शर्तें हैं क्या क्या शर्तें नहीं है। देखो पहली चीज तो मैं आपको शर्तें बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, शर्तें बता देता हूँ, फिर करते हैं सवाल को हल। अब देखो आपको पता है कि ग्राफ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये एक्स एक्स वाई एक्स है, ये एक्स एक्स वाई एक्स है, ये एक्स एक्स वाई एक्स है। या तो देखो ग्राफ में क्या होगी, दो प्रतिच्छेदी होगी। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ये आपका ग्राफ होगा समांतर होगा, ठीक है, और या फिर होगा सरेख, या कैसा होगा सरेख। अब जब देखो जब रेखा है एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी, जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेगी, काटेगी, जैसे यहाँ पर काट रही है और यहाँ एक दूसरे के ऊपर है, तब तो हल होगा संगत। जब हल क्या होगा आपका संगत हल होगा, यहाँ पर भी संगत होगा और यहाँ पर भी क्या होगा संगत हल होगा। और जब रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है तब आपका हल कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। अब देखो यहाँ रेखा, यहाँ ग्राफ कैसा बन रहा है, प्रतिच्छेदी। क्या बन रहा है, प्रतिच्छेदी।
यहाँ आपका बन रहा है समांतर, क्या बन रहा है समांतर, और यहाँ पर आपका हल बन रहा है सरेख या समपाती, सरेख या समपाती। चलो अब देखो क्या शर्त है, क्या रूल है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको हलों की संख्या, देखो हलों की संख्या अलग है, हलों की संख्या अलग है, और ये तो हल है, ये तो क्या है हल। ये ग्राफ का प्रकार है, ग्राफ का प्रकार, ये नहीं देखा है कैसी होगी ग्राफ का प्रकार, ठीक है। और यहाँ हलों की संख्या, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ हलों की संख्या। अब देखो हलों की संख्या आप देखोगे तो कितना हल प्राप्त हो गया, दोनों रेखाएं टकराएगी तो x का भी एक मान मिलेगा, y का भी मान एक मिलेगा, यानी एक के अलावा कोई मान नहीं मिलेगा, इसलिए तो हम लिखते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक के अलावा कोई हल नहीं मिलेगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। चलो और यहाँ देखोगे तो समांतर आ रहा, मतलब कोई हल नहीं, आपको कोई हल नहीं मिलने वाला है, यानी नहीं तो x मिलेगा और नहीं वही मिलेगा, क्योंकि दोनों दूर दूर जा रहे, कोई मिलन नहीं हो रहा, तो कोई हल आएगा क्या, कोई हल नहीं आने वाला है। चलो सरेख और समपाती, यहाँ देखोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। अब जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो आपको बहुत सारे हल मिलेंगे, तो यहाँ पर आपके हलों की संख्या होगी वो कैसी होगी, अनेक होगी, कैसी होगी अनेक। अब बात करते हैं सूत्र की। अब देखो जब आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है b1/b2 के, तब आपके हलों की संख्या कैसी होगी, अद्वितीय हल। ग्राफ का प्रकार कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, और संगत हल कैसा होगा, संगत होगा। अब अगर आपकी शर्त a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो आपके हलों की संख्या कितनी होगी, कोई हल नहीं होगा। ग्राफ का प्रकार कैसा होगा, समांतर होगा, और हल कैसा होगा, असंगत होगा। और यदि आपके a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो हलों की संख्या अनेक होगी। ग्राफ का प्रकार या तो सरेख होगा, संपाती होगा, और हल कैसा होगा, संगत। यहां से इसमें से 100%, कितना 100% कह रहा हूं मैं, 100%। अगर इसमें से सवाल नहीं आए तो वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर देना कि सर आपने फर्जी पढ़ाया था, जो मर्जी वो लिख देना कमेंट के अंदर, अगर इसमें से सानी में से सवाल नहीं आए तो। और आ जाए तो आकर, ठीक है, कमेंट के अंदर लिख देना कि सर यस सर आपने जो बोला था वही सवाल आया है, थैंक यू सर, बस इतना लिख देना, ठीक है। और क्या लिखना है वो आपकी मर्जी, थैंक यू के अलावा भी जो भी कुछ भी लिखना है। देखो अब सवाल को हल करते हैं, सवाल को क्या करते हैं हल। सवाल क्या कर रहा है, किस प्रकार से, अब देखो इन शर्तों का आप उपयोग करेंगे, एक बार देखेंगे कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं। चलो देखो सवाल को हल करते हैं। समीकरण दे रखे आपके पास में 8 - 5y, 8 - 5y बराबर 2x, और एक समीकरण दे रखा है x - 3y - 8 = 0। तो पहले देखो समीकरण क्या दे रखा है, पहला समीकरण आपके पास में दे रखा है 8 - 5y = 2x, और एक समीकरण दे रखा है आपको x - 3y - 8। तो पहले आप देखोगे तो समीकरण उल्टे फुल्टे लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ x y फिर संख्या है, आप देखोगे तो संख्या फिर y फिर x है, तो x का मान पहले आगे आएगा, फिर y आएगा, फिर संख्या आएगी। चलो तो x को आगे रखना है, तो मैं 2x का 2x लिख देता हूँ, ये माइनस का 5y इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 5y, और 8 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो मैं बराबर 0 यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहाँ देखोगे ये बिल्कुल सही है। अब दे देते हैं इसके नाम, ये आपको पता है, ये आपका a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये आपका a2 है, ये b2 है, और ये sin2 है, ठीक है, ये sin2 है। चलो अब देखो करते हैं a1/a2, क्या करते हैं a1/a2। चलो a1 क्या है आपका 2 है, a2 आपका क्या है, x के गुणांक क्या है 1। चलो इसी प्रकार b1/b2 करते हैं, b1 आपका कितना है 5 है, b2 आपका कितना है -3 है। अब आप देखोगे ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, तो आप लिखोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और मैंने अभी बताया कि जब ये शर्त होती है तो हलों की संख्या होती है आपकी अद्वितीय हल। क्या होती है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इन हलों की संख्या कैसी होगी, हलों की संख्या कैसी होगी आपके अद्वितीय हल। अब ये कई सवाल पूछ रहे आपको इसका हल, यहाँ पर जैसे हलों की संख्या पूछी वैसे आपको पूछा है संगत है या संगत, तो जैसे मान लो ये वाली शर्त आ जाती है तो हल कैसा होगा, संगत होगा, हल कैसा होगा, संगत होगा। और आपको पूछे ग्राफ का प्रकार, और ये वाली शर्त आती है तो आप ग्राफ का प्रकार क्या बताओगे कि प्रतिच्छेदी है, क्या है, प्रतिच्छेदी है। इस प्रकार दूसरी शर्त आए तो दूसरे हल हो जाएंगे, और ग्राफ का प्रकार अलग है, और तीसरी शर्त आ जाए तो वो इस प्रकार से, इनसे सवाल संबंधित एक सवाल 100% आएगा, इस बात का ध्यान रखना। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। देखो सवाल है तो ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि एक नियत भाड़ा
5 किलोमीटर का 10 रुपए है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा 3 रुपए है, तो 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो सवाल को ध्यान से समझो। पहले मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, फिर विधि से कैसे करना वो भी बता देता हूँ। देखो आपको सवाल पूछ रहा है कि एक नगर में टैक्सी का एक नियत भाड़ा है। जैसे मान लो आपको 5 किलोमीटर दूरी का नियत भाड़ा दे रखा है 10 रुपए, यानी आप 5 किलोमीटर जाते हो, मान लो ये 0 किलोमीटर से आप 5 किलोमीटर तक जाते हो, तो आपका भाड़ा जो है वो कितना है 10 रुपये। कितना है 10 रुपये। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जो है वो आपका है कितना है, सॉरी 3 रुपये। कितना है, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 3 रुपये। यानी आपने 1 किलोमीटर दूरी तय की, 3 से 6 हुए तो 3 रुपये लगेंगे, उसके बाद 3 से 7 हुए तो कितने रुपए लगेंगे, 3 रुपये लगेंगे। इसी तरह ये कह रहा है टोटल 25 किलोमीटर के, कहां तक, टोटल 25 किलोमीटर तक आपको दूरी तय करने में, टोटल 0 से कहां तक 25 किलोमीटर तक दूरी तय करने में आपको कितना भाड़ा लगेगा। अब देखो 5 किलोमीटर तो भाड़ा कितना है 10 रुपये, यानी 25 में से ये 5 किलोमीटर तो छोड़ दो, 5 किलोमीटर का तो भाड़ा कितना हो गया आपका 10 रुपये हो गया। कितना हो गया 10। अब पीछे कितने बचे 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर में से प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है 3। 1 किलोमीटर का भाड़ा 3 रुपए है, तो 20 किलोमीटर का कितना हुआ 60 रुपए। कितना हुआ 60 रुपए। तो आप क्या करोगे 60 और ये 5 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है 70 आने वाला है। क्या आने वाला है 70। चलो अब करते हैं विधि से। अब क्या करते हैं, इस सवाल को विधि से करते हैं। इस सवाल को विधि से कैसे करेंगे, देखो इधर तो माना नियत भाड़ा कितना x मान लो, x बराबर नियत भाड़ा दे रखा है ना, कितना दे रखा है 10 रुपए। कितना दे रखा है 10 रुपए, और कितने किलोमीटर का दे रखा है नियत भाड़ा x 5 किलोमीटर का। कितना है 5 किलोमीटर का कितना है 10 रुपए। कितना है 10 रुपए। चलो अब देखो, और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, इसको मान लो आप y। क्या मान लो y, और वो आपका है प्रति अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा कितना है 3 रुपए। कितना है 3 रुपए। चलो अब 25 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी, प्रश्न अनुसार कितनी दूरी तय करनी है 25 किलोमीटर प्रश्न अनुसार। तो x प्लस क्या होगा, x प्लस, देखो x तो कितना हो गया 5 किलोमीटर, पीछे कितने बचे x प्लस पीछे कितने किलोमीटर, देखो 5 तो आ गया, 5 किलोमीटर का कितना 10, और टोटल 25 है, तो पीछे कितने बचे 20 y होगा। बराबर आपका क्या आने वाला आंसर आने वाला x प्लस 20 y करोगे तो आंसर आएगा। और x यानी 5 किलोमीटर दूरी तय करने पर आपका भाड़ा कितना है 10 रुपए। तो 10 का 10 प्लस का प्लस 20 का 20 इंटू y, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 3 रुपए। तो 3 को इससे क्या करोगे गुणा, तो 10 का 10 प्लस 20 को 3 से गुणा किया आपने, आ जाएगा 60, और 60 और 10 हो गए आपके 70, यानी 70 रुपए लगेंगे आपके। कितने रुपए लगेंगे 70 रुपए लगेंगे। इसको 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने रुपए लगेंगे 70 रुपए लगेंगे।